वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम चर्चाएं खास में बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के हालातों को सुधारने के लिए कई कड़े फैसले लिए और खासकर अपराध को लेकर। इन फैसलों की चर्चा केवल प्रदेश तक सिमट कर नहीं रही बल्कि इसकी गूंज हर तरफ है। सीएम योगी आदित्यनाथ को बोल्ड फैसले लेने के लिए जाना जाता है। अपनी छवि के अनुरूप उन्होंने ये साबित भी कर दिखाया है और इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय हैं जिसकी चर्चा आजकल हर ओर है और कहीं ना कहीं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इस तरीके की पहल होनी चाहिए थी, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। पहले इस बारे में कह दिया गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और कानून इस मामले में जो भी इस मामले में दोषी हो या किसी भी घटना में उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पहले इस बारे में कह दिया गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और कानून इस मामले में जो भी इस मामले में दोषी हो या किसी भी घटना में उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे उत्तर प्रदेश की फिजा बदल रही है। वास्तव में ये फैसले बहुत दिलेरी और ईमानदारी के साथ लिए गए हैं। एक समय कहा जाता था कि सत्ता बदलती रहेंगी लेकिन यूपी का ठर्रा बदलना संभव नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के फैसलों की धमक दिख रही है। ऐसा नहीं कि इससे पहले के शासकों ने इस दिशा में कोशिश नहीं की, लेकिन इस पूरे ढर्रे को बदलने के लिए जो तेवर और आत्मविश्वास एक सीएम में दिखना चाहिए था वह योगी आदित्यनाथ में भरपूर नजर आ रहा है। देश के लोग आए दिन हड़ताल, धरना, चक्का जाम से परेशान हो जाते हैं। कुछ उपद्रवी इन हालातों का फायदा उठाकर सरकारी और निजी संपत्तियों की तोड़ फोड़ भी कर देते हैं। ऐसे में सरकार ने फरमान निकाला कि दंगइयों से ही नुकसान की वसूली की जाए। इस फैसले ने अराजक लोगों को सोचने को विवश कर दिया। हाल ही के दो मामले भी एक बेहतर नजीर हैं। इमारत या किसी निर्माण काम में हल्की सामग्री का उपयोग करने वाले अधिकारी, ठेकेदार किसी के जान की परवाह किए बिना मालामाल हो जाते थे। उन्हें किसी का खौफ नहीं रहता था। जिस तरह मुरादनगर में दिल दहलाने वाले शमशान हादसे में आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है, वह सरकार का एक तरह का कड़ा संदेश है। बुलंदशहर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के मामले में दोषियों पर एनएसए लगाना इस बात का प्रतीक है कि कोई छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी में कोई साहस नहीं करता था कि बड़े माफियाओं, अपराधियों की अनाधिकृत निर्माण की ओर कोई झांक भी सके, लेकिन ऐसे बाहुबलियों के बंगले बुलडोजर से ध्वस्त होते देखे, संपत्तियों को सीज होते देखा। सीएम का संदेश भी यही है कि यह प्रदेश अब भय मुक्त प्रदेश की राह में है। सरकार का फैसला रहा है कि लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मंचलों और उपद्रवियों के सरेआम पोस्टर लगाए जाएं। योगी सरकार महिलाओं को सुरक्षा सम्मान देने के लिए तत्पर है। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति योजना शुरू करने वाली सरकार का यह फैसला भी है कि प्रदेश के थानों में महिला डेस्क भी हो। यूपी सरकार ने जहां एक और विशेष अधिकार वाले विशेष सुरक्षा बल का गठन कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, वहीं लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया है। इसी तरह राज्य सरकार ने गौ हत्या पर 10 साल की जेल का फैसला लिया है। यूपी में दशकों दशक से जो भ्रष्टाचार अपराध फैला, उसमें कहीं न कहीं राजनीति और नौकरशाही की शह मिलना इसकी वजह रही है। यूपी में बदलाव की उम्मीद जगी है। यूपी अपने प्रतीक और परंपराओं में अलग स्थान रखता है। यहाँ पौराणिक शहर है, यहाँ के शहरों की अपनी पहचान है। यूपी का बदलना देश का बदलना है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंबिकानंद सहाय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ प्रियंका राणा है, समाज सेविका है। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, पूर्व डीजी हैं। और हमारे साथ सुभाष झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार क्या क्या ऐसे निर्णय हैं जिन्हें लेकर चर्चाएं रही हैं, उनको भी देख लेते हैं। मुरादनगर शमशान हादसे में आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई।
महिलाओं के लिए स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति। प्रदेश के थानों और तहसीलों में महिला डेस्क समेत कई योजनाएं। माफियाओं के महलों पर बुलडोजर। अपराधियों की संपत्ति सीज करने के साथ ही अवैध इमारतों पर बुलडोजर चले। दंगइयों से वसूली का फैसला लिया। उपद्रवियों के पोस्टर चौराहों पर लगाने का फैसला योगी सरकार ने लिया। गोहत्या पर 10 साल की जेल। यूपी में विशेषाधिकार वाले विशेष सुरक्षा बल का गठन कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया। कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का साहसिक फैसला योगी सरकार ने लिया। डॉक्टर्स के लिए 10 साल तक सरकारी नौकरी अनिवार्य करने का कानून पास किया। ऐसे ही बहुत सारे निर्णय लगातार रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत कुछ खास आज है और सभी मेहमान भी बड़े खास हैं। मैं सबसे पहले अंबिकानंद साय जी आपके पास आना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सारी सरकारें आपने देखी हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे प्रधानमंत्री आपने देखे हैं। एक बात, मुरादनगर के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ और ऐसा हादसा जिसमें कई जानें चली गई लापरवाही के कारण। ऐसे में वहां एनएसए लगाना और अधिकारियों को जेल भेजना कितना सही मानते हैं आप, और इस निर्णय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चलिए दादी कॉल करिए, उनको ये नंबर कॉल करो। बताइए जी, नंबर तो बताइए। अंबिकानंद साय जी, मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हमारे साथ सुभाष झा साहब है। सुभाष झा साहब, इसी सवाल पर मैं आपके साथ भी हूं क्योंकि अपने आप में एक अलग तरीके का निर्णय और पहली बार ऐसा देखा गया है कि इतने सारे लोग एक साथ तुरंत जेल भेज दिए गए, एनएसए लगा दिया गया। और उसके साथ में एक और घटना हुई बुलंदशहर के अंदर, वहां पे भी आज हम देख रहे थे कि एनएसए लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ कड़े निर्णय हैं, लेने पड़ते हैं, लेने भी चाहिए। कैसे आप देखते हैं? देखिए, प्रशासन का सबसे बड़ा चीज होता है प्रशासन का इकबाल, प्रशासन की विश्वसनीयता जी। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो तजुर्बात रहे अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के जी, वो बहुत संतोषप्रद नहीं रहा जी। और इस बात से योगी जी भी खुद अवगत हैं। और मुझे लगता है कि यही अपने भी उनके अनुभव रहे, कार्य के अनुभव और जो परिणाम के अनुभव और लोगों के बीच मैसेज का अनुभव, ये बहुत अच्छा निर्णय है कि इस तरह के कड़े फैसले लिए जाने चाहिए जी। अब इस पर बस इसमें एक लाइन की बात यह है कि इसमें ईमानदारी से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। इसमें यह ध्यान रखा जाए कि गलत लोग इसके शिकार, जो इसके दोषी नहीं है, निर्दोष लोग इसके शिकार ना हो जाएं जी। और दोषी लोग कोई बचे ना, वो चाहे पार्टी से जुड़े लोग हों या पार्टी के बाहर के लोग हों जी। क्योंकि अभी जो शमशान घाट में जो घटना हुई और शमशान में जो बिल्डिंग गिरी, उसका सबसे बड़ा अभी हाल ही फिलहाल में वो बिल्डिंग बनी थी, नई बिल्डिंग थी जी। और उसमें वो सारे लोग, सारे अधिकारियों पर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन पे सीधा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए कि ये सारे लोग, इतने लोगों के हत्या और इतने लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन है जी। तो इसलिए सिर्फ इसको लापरवाही के तौर पर हम नहीं देख सकते। अगर लापरवाही के तौर पर देखेंगे तो आगे फिर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी जी। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है जी। बिल्कुल। और हमारे साथ अंबिकानंद साय भी जुड़ चुके हैं। अंबिकानंद साय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सारे आपने निर्णय भी देखे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम भी किया है। अगर वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपराधियों के और अपराध के विरुद्ध जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे देखते हैं आप सरकार के इन, हम कहेंगे बहुत सारे लोग उन निर्णयों पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन कुछ निर्णय कड़े हैं, होने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, मेरा इसमें विचार स्पष्ट है भाई साहब जी, कि अपराध की जननी समाज में व्याप्त जी परिस्थितियां करती हैं, नंबर 1 जी। नंबर 2 जी, शासन और प्रशासन में फर्क है जी। प्रशासन उत्तर प्रदेश का आज से नहीं, दशकों से खराब रहा है जी। और सरकार चाहे जिसकी भी बने जी, जिस दल की भी बने जी, प्रशासन के व्यक्ति कमोबेश वही रहते हैं जी। तो ऐसी परिस्थिति में
देखिए बहुत घृणित घटनाएं भी होती हैं, आपने देखा है उसमें कितनी घटनाएं हेडलाइंस में आई, आज भी सबको याद है, सेंगर जी का मामला हो या और मामला हो, तो लेकिन अब इसमें सवाल उठता है शासन दोषी है या प्रशासन दोषी है। अधिकांश केसों में मैं देखता हूँ कि प्रशासन के लोग जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि शासन से कोई कहता है कि इसको फंसा दो, उसको फंसा दो, इसके केस पे ढील कर दो, लेकिन प्रशासन के लोग दो कारणों से करते हैं। एक तो शासन में बैठे हुए मुखिया को या तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोर लॉयल देन द क्वीन, उसको खुश करना चाहते हैं, और या उनकी अपनी निजी वेस्टेड इंटरेस्ट होती है। लेकिन अब आइए ओवरऑल योगी जी के कार्यकाल में आमतौर पे अपराध की घटनाओं में जैसा दिखता है सुधार हो रहा है, माफियाओं पे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उनकी बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, ये कुछ इस किस्म के सख्त कदम तो उठाए जा रहे हैं। लेकिन माफ करिएगा मेरे शब्दों को, प्रशासन की स्थिति में सुधार नहीं है, खास करके जिला प्रशासन, थाना प्रशासन, मंडल प्रशासन, वहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल सुधार की आवश्यकता तो बहुत है अभी भी, और कहते हैं ना कि प्रयास होते रहने चाहिए। और हमारे साथ इसी पर मैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश से सूर्य कुमार साहब साथ हैं हमारी। सूर्य कुमार जी, एक तो आपने भी सुना, अंबिकानंद साय जी को भी सुना आपने, और हमारे सुभाष झा जी को भी सुना। सूर्य कुमार जी, मेन सबसे अहम बात यह कि पुलिस के सामने एक चुनौती होती है जब कोई भी आंदोलन चलता है, जब रैलियां निकलती हैं, जब किसी भी प्रकार से, और वो आंदोलन फिर बड़ा अव्यवस्थित हो जाता है और कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ कर देते हो, तो ऐसे में पुलिस के सामने चुनौतियां रहती हैं। गोली चलाएं, चला नहीं सकते, डंडा मारे, मार नहीं सकते, उनके सामने बहुत चुनौतियां रहती हैं। तो कानून एक बना कि दंगइयों से वसूली की जाए और उसकी भरपाई की जाए, तो उससे पुलिस को भी कहीं ना कहीं लाभ मिलते हैं। तो वर्तमान में जिस तरीके के ये कानून, जिस तरीके के ये निर्णय आ रहे हैं, उसे लेकर आप कैसे देखते हैं, और पुलिस की भूमिका कितनी अहम है इन सब चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए? बहुत बड़ी जो इसके अंदर हम कहेंगे कि एक उपस्थिति जो पुलिस की है, क्योंकि पुलिस ऐसी है कि बहुत सारे सवाल भी पुलिस पर ही खड़े होते हैं और बहुत सारी चीज़ें पुलिस को ही करानी भी होती है। तो ऐसे में आरोप भी पुलिस के ऊपर ही लगेंगे। आरोप प्रत्यारोप का तो वो शुरू से ही एक केंद्र रही भी है, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है उसे लेकर आप कितना संतुष्ट दिखते हैं? कहीं ना कहीं इस तरीके के निर्णयों से पुलिस को भी सहयोग मिलता दिखता है, कैसे आप देखते हैं? जी सूर्य कुमार जी। बिल्कुल सही कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने जी। ये बात बिल्कुल सही है। पुलिस के तमाम अधिकारियों से मेरी बातचीत होती रहती है जी, और जो तमाम उम्मीदें पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को थी कि अगर ऐसा हो जाए तो हम अपना काम ज्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे जी, वो बातें जो पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, वो लागू हो गई, वो आ गई। जैसे विशेष रूप से पोस्टर चिपकाने का आदेश जी, बिल्डिंगों को ध्वस्त करने का आदेश जी, या दंगाइयों से उनकी क्षतिपूर्ति करने का आदेश जी, ये सब ऐसे काम थे। या ये कि बुलेट फॉर बुलेट कि जो माफिया सातिर अपराधी हैं उनका इनकाउंटर जी, ये ऐसे कदम थे जो बहुत दिन से पुलिस इंतजार कर रही थी कि अपराधियों के नियंत्रण न करने का दोष तो पुलिस पर लगता है जी, लेकिन उसको जो आवश्यक छूट चाहिए अपराधियों के विरुद्ध वो नहीं दी जाती। अगर एक तरफ तो उम्मीद की जाती है कि पहले इनकाउंटर कर दो बड़े बदमाशों का, जब इनकाउंटर हो जाता है तो उसके बाद जांच होती है और वो पुलिस के लोग जेल चले जाते हैं जी। इसी तरह तमाम मानवाधिकार में दरख्वास्तें पड़ जाती हैं, उसमें तमाम पुलिस के अधिकारियों को दंडित कर दिया जाता है कि आपने उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, आपने उसकी सामान तोड़ दिया। अब जब उच्चतम स्तर से आदेश हो गया कि माफियों की बिल्डिंगें ध्वस्त करो जी, और इनके पोस्टर लगाओ, इनसे पैसा वसूल करो, तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट था
जी, और दंगा कंट्रोल करने में बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। पुलिस को बहुत आसानी हुई और मैं आपकी बात से भी पूरी तरह सहमत हूं कि काफी कुछ गुंडागर्दी जो होती थी उसको रोकने में मदद मिली। खासतौर से जो मजनू नियंत्रण अभियान चला उससे जो मजनू टाइप के सोहदे थे उनमें कंट्रोल लगा। ये बात और है कि जो सुदूर गांव में कहीं देहात में कोई लड़की के साथ बलात्कार की घटना हो गई तो ये इसमें 100% स्वाभाविक है कि हर घर के बाहर या हर खेत में पुलिस नहीं खड़ी की जा सकती। और ये जिस प्रकार से सोशल मीडिया का और आपसी दोस्ती का फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप से जिस प्रकार लड़के लड़कियों में दोस्ती का सिलसिला बढ़ा है और साथ में आवागमन बढ़ा है पब्लिक लाइफ में लड़कियों का, औरतों का, उससे इस प्रकार की चुनौतियां पुलिस के सामने बढ़ गई हैं कि इसको 100% कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो ओवरऑल जो सिनेरियो बना है, जिस प्रकार से प्रयागराज का नाम नया रखा गया, अयोध्या नया नाम रखा गया और तमाम सांस्कृतिक पुनर्जागरण के काम हुए, उससे तमाम जनता में एक नया आत्मविश्वास जगा है। और उससे ये भी लगा कि ओडीओपी की स्कीम जो लागू की गई उससे भी बहुत लोगों को आत्मविश्वास बढ़ा है। इन्वेस्टर समिट जो की गई, डिफेंस एक्सपो बिल्कुल ये तो लगातार प्रयास चल रहे हैं। आज तो जी बिल्कुल सूर्य कुमार जी, ये प्रयास लगातार चल रहे हैं और चलते भी रहने चाहिए। ऐसे प्रयास होंगे तो तभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि वहां क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता और जितना कर लें उसके बाद भी आरोप झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो एक हमेशा की परंपरा रही है और सभी हमारे पत्रकार साथी भी है, देखते भी रहते हैं। ये सब चलता रहेगा लेकिन कुछ कठोर निर्णय होने चाहिए। और हमारे साथ प्रियंका राणा भी है, समाज सेविका है। प्रियंका जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति चला या महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें सामने आई, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी और महिलाओं को कितना सुरक्षित आज आप मानती हैं? जी देखिए, मंशा जो है योगी जी की वो बिल्कुल साफ है और बहुत ही अच्छे स्कीम्स और जैसे आपने बताया मिशन शक्ति, मिशन दुराचारी और जिस तरह से वो एक्शन ले रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अभी बात हुई कि इंसिडेंट हो रहे हैं, देहात में भी हो रहे हैं और हर जगह हो रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारी सरकार की मंशा तो सही है लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी कहीं ना कहीं या तो ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं या ढिलाई बरत देते हैं, जिसकी वजह से एक्शन लेने में इतनी देर हो जाती है कि उसके बाद अपराधी या तो भाग जाते हैं या उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता और उसके बाद योगी जी को ही एंट्री लेनी पड़ती है। जैसे कि हाथरस केस में सीबीआई जांच हो, चाहे अभी बदायूं का केस हो, उसमें भी योगी जी के तुरंत एक्शन की वजह से एक्शन हुआ। अदरवाइज जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी ढिलाई की वजह से एफआईआर नहीं लिखी गई और उसके बाद इतना चीजें बढ़ जाती हैं, जो कैंडल मार्च हो जाते हैं, प्रोटेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद जाते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार जो है वो बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लाई है। इवन जो मिशन शक्ति है उसके अंदर बहुत अच्छी चीज है, चाहे जागरूकता से लेकर के आप महिलाओं को इतना ज्यादा जागरूक बना रहे हैं, उनको बहुत सारी चीजें ये समझा रहे हैं कि आपके क्या क्या अधिकार हैं जो लोगों को नहीं पता होते हैं, तो महिलाओं को ये भी बता रहे हैं और उनको इंस्पायर भी किया जा रहा है। जिस तरह थाने में लड़कियों को एक एक दिन के लिए कभी एसएचओ बना दिया गया और उनको पूरे दिन के लिए जो एक्सपीरियंस था उसमें लड़कियों से मैं मिली हूं, उनसे बात हुई है मेरी और वो बहुत अच्छा फील, मोटिवेशन उनके अंदर आया है और एक तरह से आत्मनिर्भर बनने की भी उनके अंदर जागरूकता बढ़ती है और ये सब चीजें सरकार की तरफ से बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन बात वही आ जाती है जब स्कीम्स तो आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे बात अटक जाती है और जो नीचे के अधिकारी होते हैं उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनको भी देखना पड़ेगा कि वो इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने में कहीं चूक ना जाए, क्योंकि मिशन दुराचारी भी जो है
वो अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए है, लेकिन उसका मिसयूज भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी आप देखें अपराध के बारे में कहिए, हाँ, जो आपके मेट्रो सिटीज हैं और जो आपके वहां पर अपराध रुके हैं, मैंने ये चीज नोटिस की है कि वहां पर पेट्रोलिंग जो है पुलिस की बहुत अच्छी हुई है, तुरंत एक्शन भी होता है, आप जाएंगे तो आपकी सुनवाई भी होती है। लेकिन अभी भी जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहां पर इन चीजों की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है धीरे धीरे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में पहले से ही खराब है, उसको सुधारने में टाइम लगता है। और सरकार जो अपनी सख्ताई से जो कड़े डिसीजन ले रही है वो बहुत ही सही है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये सब चीजें भी कवर अप हो जाएंगी और हमारी सरकार उम्मीद जो है, पर तो सब कुछ कायम कसने में है। कामयाब और होगी। प्रियंका जी, उम्मीद तो रहनी भी चाहिए, अगर उम्मीद नहीं रहेगी तो क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण है उम्मीद। और हमारे साथ राकेश शुक्ला जी भी हैं। राकेश शुक्ला जी, अंतिम में आपके पास इसलिए आया हूँ कि बहुत सारी चीजें आप भी सुन लें और उसके बाद बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। वर्तमान में आप देखें कुछ निर्णय ऐसे हुए, चाहे वो लव जिहाद वाले मामले हों, क्योंकि ऐसे मामले थे कि जिनको छेड़ना महाभारत था। हर कोई कहता था कि इस तरीके के चीज़ें नहीं होंगी, कोई नहीं आएंगे, हर चीज़ में बढ़ चढ़कर आगे आ जाते हैं, चाहे मंदिर मुद्दे पर आगे आए हो योगी जी। या उसके अलावा आप देखेंगे शुक्ला जी कि जब जो संपत्तियों पर कब्जे थे उनको छुड़ाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी गई हो, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रदेश के अंदर अगर हमें डेवलपमेंट लाना है, अगर हमें फैक्ट्रीज लानी है, हमें इंडस्ट्री लानी है, हमें बहुत सारे लोगों को वहां बुलाना है, तो ऐसे में माहौल सबसे बड़ा सही रहना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, ये सभी को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से अब ऐसे निर्णय होने लगे, उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि वास्तव में अब उत्तर प्रदेश का ठर्रा बदल रहा है और लोगों के अंदर ये विश्वास है कि आने वाला समय अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश वैसे तो बहुत बड़ा है, राजनीति यहाँ चरम पर रहती है, कुछ मुद्दों पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको ही पता है। लेकिन खासकर अगर हम अपराधियों के मामलों में बात करें तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको भी साथ आना चाहिए, कुछ कड़े निर्णयों पर तो साथ आना चाहिए। किसी ने तो मंशा दिखाई। जी शुक्ला जी। संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा कि विपक्ष साथ में आए, मैं वहां से शुरू करूंगा। जी, विपक्ष इसलिए साथ में नहीं आएगा कि जिस पुलिस वाले के सामने आज गुंडे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं, उन्हीं पुलिस वालों से यही विपक्ष भैंस ढुड़वाया करता था। रही बात उत्तर प्रदेश का ढर्रा बदलने का, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश सरकार का लिया गया निर्णय। आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी कार्य किया जा रहा है उसकी नकल आपको मध्य प्रदेश सरकार में होता हुआ दिख रहा है। जी, ये वही मध्य प्रदेश की सरकार है जहां 15 साल तक शिवराज सिंह जी धर्मनिरपेक्ष चेहरा लेके रहे, लेकिन आज उनको ये महसूस हो रहा है कि नहीं, हमें योगी जी का रास्ता अपनाना चाहिए और तभी हमें लगता है कि आगे हम बढ़ पाएंगे। और इसीलिए वो अब माफियाओं के खिलाफ खड़े हो गए हैं, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे तेल माफिया हो, चाहे कानून व्यवस्था हो। अब शिवराज जी सीधे योगी जी का रास्ता पकड़ के चल रहे हैं और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा ये जताने के लिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक नया ढर्रा बना चुकी है। ये वही योगी जी हैं जिन्होंने अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। ये वही योगी जी हैं जिन्होंने प्रयागराज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, क्योंकि पहले अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर फैजाबाद था, इलाहाबाद था, प्रयागराज और अयोध्या नहीं थे। ये वही योगी जी हैं जिन्होंने हैदराबाद के चौराहे पे खड़े होकर ये कहने का साहस जुटाया कि इसका नाम भाग्यनगर क्यों नहीं होना चाहिए। तो आज आप देखें कि योगी जी कड़े फैसले क्यों ले पाते हैं। वो इसलिए ले पाते हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति कड़े निर्णय तभी ले सकता है जब उसके मन में कुछ भी खोने का डर नहीं हो। और इसीलिए आप देखिए कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी फैसले हैं उसकी भले ही आलोचना हो, लेकिन जनता की तरफ से उसको समर्थन मिलता है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसकी विपक्ष भले ही आलोचना करे, लेकिन जनता उसका समर्थन
समर्थन करती है। तो आप बिल्कुल एकदम सही बात आपका कहना है कि यदि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाना है तो उत्तर प्रदेश को बदलना पड़ेगा। तो ये नारा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का तो समाजवादी पार्टी में दिया गया और वो नारा भर रह गया, लेकिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य वास्तव में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और वो दिख रहा है। उनकी तरफ से जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वो सारे कानूनों को आप देखिए आज दूसरे भाजपा शासित राज्य भी अपने यहाँ अपना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को यदि विकास की मुख्य धारा में लाना है तो मुझे लगता है इस तरह के कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ इन कड़े फैसलों को लेने से इसलिए नहीं हिचक रहे क्योंकि उनको इस बात का कहीं मलाल नहीं है कि हमारा कुछ खो जाएगा। संजय जी। जी बिल्कुल, अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें और लगातार इसी पर हम चर्चा करते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चर्चा है खास में उत्तर प्रदेश को लेकर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के हित के लिए कुछ कड़े निर्णय लिए हैं, वो निर्णय कैसे हैं, उनका असर क्या होगा, इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुभाष झा साहब, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके के निर्णय, उसमें कुछ निर्णय ऐसे हैं जिससे मुख्यमंत्री की जो एक छवि है वो कट्टर हिंदूवादी कही जाती है कि ऐसी बनाने की कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में उस छवि का नुकसान होगा या उसका एक लाभ है, या केवल ये अफवाहें हैं? क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री जब निर्णय लेता है वो अपराध के निर्णय हो तो उसका असर आप कैसे कहेंगे कि खाली वो असर हिंदुओं पर होगा या मुसलमानों पर नहीं होगा, या मुसलमानों पर होगा हिंदुओं पर नहीं होगा? क्योंकि अपराध जब होता है तो शायद वो कोई जाति या कोई धर्म नहीं देखता। जी देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री चाहे कोई हो, पार्टी चाहे कोई हो, जी प्रशासन का और शासन का जो तरीका होता है उसमें इतनी तटस्थता होनी चाहिए और इतना यकीन लोगों में होना चाहिए जी कि प्रशासनिक लेवल पर हिंदू मुसलमान नहीं होगा, ठाकुर बाबर नहीं होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा जी, निर्णय के लेवल पर, कार्रवाई के लेवल पर ऐसा नहीं होगा और समान दृष्टि अपनाया जाएगा जी। बावजूद इसके हर एक पार्टियों के शासन में कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है निश्चित। अब रही बात की, अभी जैसे कि आपने कहा कि गौ हत्या पर 10 साल जेल होगा जी। अब गौ हत्या पर 10 साल जेल होगा, ये बड़ा सही फैसला है। इसलिए सही फैसला है, इस माने से मेरा नजरिया थोड़ा अलग है जी कि दुधारू पशु जितने हैं, वो चाहे बकरी क्यों ना हो जी, उसकी हत्या पर रोक लगनी चाहिए जी। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि हमारे सनातन में चाहे तंत्र हो, चाहे वैष्णव हो या शैव हो जी, मादा की बलि नहीं होती है जी। मादा की बलि इसीलिए नहीं होती है कि वो साफ वर्जित है, वो दुधारू पशु है, वो माँ है जी, वो मातृशक्ति है जी। और ये आज से नहीं, हमारे हजारों हजार साल के सनातन परंपरा में ये शामिल है जी। आज उसको उन्होंने लागू किया है अगर जी, तो मुझे लगता है कि ये ठीक कदम है जी। लेकिन अब इसमें एक तथ्य ये भी है कि आप देखेंगे कि जितने सेटलर हाउस हैं जी, उसमें से 70%, 65% जो है मैक्सिमम जो लोग हैं वो गैर मुस्लिम है जी, और उनका वो हाउस है और जहां गाय कटती हैं जी। सरकार इसको जस्टिफाई कैसे करेगी, इस पे कार्रवाई कैसे करेगी, ये सरकार के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, भाजपा पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है जी। और हमें एक पत्रकार की हैसियत से ये देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने लागू किया वो कागज की बातें ना हो, बल्कि ये लागू हो। नहीं, लागू हो, ये तो है ही है सुभाष झा साहब, क्योंकि अगर चीज लागू नहीं होगी तो कैसे होगा। सबसे अहम बात इसमें जिस तरीके के निर्णय आ रहे हैं सुभाष झा साहब, उसके अंदर जो प्रशासन है या शासन प्रशासन जो भी है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका कितना बड़ा और कितना अहम रोल आप मानते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री अकेले कुछ भी करते रहे, बहुत सारी चीजें हैं, आगे काम तो उन्हीं लोगों को करना है, तो उसे बदलने में कितनी आवश्यकता है, ये भी यहाँ एक बड़ा सवाल है जी। नहीं, उसमें आपकी बातों से मैं सहमत हूं जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऊपर के लेवल पर अगर आप ये मान के चलिए कि अगर ऊपरी लेवल पर जो मुख्यमंत्री के लेवल पर अगर ये मैसेज चला जाए, 2-4 IAS अधिकारी, 2-4 IPS अधिकारी अगर नप जाए या कठोर से कठोर कार्रवाई हो, या उन्हें सेंटिंग में डाल दिया जाए, या उनको सस्पेंड किया जाए, डिसमिस किया जाए, जो कार्रवाई
जी। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित तौर पे उसके बाद आप देख लीजिए कि फिर प्रशासन कैसे चलता है जी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब आप इससे पहले अभी जो घटना घटी वो रेप वाली घटना, उससे पहले भी एक रेप वाली घटना उसी शहर की है जिसमें लाश को जला दिया जाता है, अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है, मुख्यमंत्री उस पर चुप रहते हैं, बहुत दिनों तक हंगामा होता है, फिर वो चीजें सामने आती है। तो ये सारी चीजें रही हैं। विकास दुबे इनकाउंटर, सवाल है कि विकास दुबे अपराधी था और विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी और उसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए था जी। लेकिन अब सवाल है कि अगर इनकाउंटर इसी तरह पुलिस वालों के हाथ में दे दिया जाता रहा तो आप कभी समझिए कि फिर कानून क्या करेगा, अदालत की जरूरत कहाँ है जी। जरूरत यह है कि अदालत में ये दबाव डाला जाए, सरकार ये दबाव डाले अदालतों पर, ये चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो, जैसे हो जी। ये जो एक सरकार ये रिजोल्यूशन पास करे कि इस दफा का जो फैसला है आपको इतना दिन में सुना देना पड़ेगा जी। उसका एक टाइम बाउंड जब हो जाएगा न्यायालयों में तो मुझे लगता है कि अपराध में बहुत कमी आ जाएगी जी। अपराध बदले की भावना से भी बहुत बढ़ते हैं जी। जी बिल्कुल जी। दूसरा जमीन की लड़ाई लेकर के पूरे पूरब में आप बिहार चले जाइए, बंगाल चले जाइए, झारखंड चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बल्कि हिंदी प्रदेशों में मध्य प्रदेश, राजस्थान चले जाइए, आधे से ज्यादा क्राइम का जो रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके पीछे जमीन है जी। उसके पीछे जो है जमीन के झगड़े हैं, जमीन का विवाद है जी। और एक जमीन के विवाद के पीछे 2-2, 3-3, 4-4 क्राइम होता है जी। बेसिकली जमीन के सिविल के कानून को हम लोग सिविल के कानून के नजरिए से ना देखें बल्कि ये देखें कि अगर सिविल के कानून का फैसला या निदान तुरंत नहीं होगा, इसके फैसले नजदीक में नहीं होंगे तो फिर इससे जुड़े और भी चीजें होंगी और हमें इस पे लगाम लगाने की जरूरत है जी। बेसिक जो ग्रामर है वो ये है क्राइम का और मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में भी काम करने चाहिए जी। नहीं बिल्कुल इस दिशा में काम होने चाहिए और बड़ा महत्वपूर्ण है। अंबिकानंद साहे जी, एक महत्वपूर्ण बात और, क्योंकि ये बात बहुत बार बोली जाती है, होती नहीं है। कभी भी आप देखेंगे कोई भी घटना हो जाए, उस घटना के अंदर बहुत बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई हैं, उस घटना के अंदर जो बड़े अधिकारी हैं, जिनको कभी कभी कहा जाता है कि बड़ी मछली, वो हमेशा बचती है और जो छोटे लोग हैं, जो छोटे अधिकारी हैं, जो मातहत अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई पहले हो जाती है और उसके बाद आप देखेंगे आज तक भी बहुत सारे आपके सामने केस आए होंगे कि कभी भी जो ऊपर के लोग हैं, ऊपर के लोग बहुत सारे होते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि कहीं ना कहीं डर जो है, अगर कार्रवाई ऊपर होगी तो फिर नीचे के अधिकारी अपने आप डरे रहेंगे तो भी अपराध रोकने में बहुत कुछ कार्य हो सकते हैं। और खासकर जिस तरीके से जमीन की बात सुभाष जी ने की है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि कब्जे हो जाते हैं, कब्जे करा दिए जाते हैं, उसके अलावा सरकारी जमीन भी कब्जाई जाती है और वहां जो अधिकारी रहते हैं वो बाद में कहते हैं अरे ये तो सब गलत है, ये तो अवैध है। भाई जब बन रहा था जब क्यों नहीं देख रहे थे आप? आज आपको वो अवैध दिख रहा है, आज आपको सारी चीजें, इस तरीके की घटनाओं से भी अपराध बढ़ता है। जी अंबिकानंद साहे जी। जी मुझे लगता है उनसे संपर्क जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए बोलिए जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छवि पे आपने सवाल उठाया था कि कठोर हिंदूवादी छवि आदित्यनाथ जी की है जी। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बन रही है, ऐसी चर्चाएं हैं कहीं ना कहीं कि उसका कहीं ना कहीं लाभ होगा या उसका नुकसान होगा, ये भी एक सवाल लगातार चर्चा में रहता है जी। देखिए इसी को मैं बताने का प्रयास जी बताइए बताइए कि छवि बनी है या छवि बनी है या छवि बनी है। जनसंघ के जमाने से एक बात हमेशा कहती आ रही है जी कि प्रजातंत्र में मेजॉरिटी रूल होता है जी, मगर दुर्भाग्यवश इसी देश में मेजॉरिटी दबी कुचली नजर आती थी जी, कई कारणों से। उन कारणों पे विस्तार से जाएंगे तो घंटों लगेंगे जी। कहने का मतलब ये जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है जी। अब आइए सरकार पे, अब आइए सरकार पे, अब आइए सरकार पे। आपने खुद कहा कि देखिए अगर कोई सरकारी स्कीम आती है जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जी, या लोगों के जल के लिए या और किसी
चीज में, हाईवे के लिए जी, तो उसमें कहाँ हिंदू मुसलमान होता है जी। सरकार की सारी योजनाएं सारे नागरिकों के लिए एक समान होती है जी। फिर ये छवि कैसे बन गई जी? छवि इसलिए बनी कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति इस देश में दशकों से चला आ रहा था जी, वो तुष्टीकरण की नीति तोड़ी गई और सही मायने में कि सब एक समान है जी, इस पे बात होने लगी तो फिर वेस्टेड इंटरेस्ट का शोर मचाना शुरू हुआ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और एक छवि विशिष्ट प्रकार की बनाई गई। अब आइए आप अपराध पे, जिस पे आपने कहा जी, और मेरे पहले वाले वक्ता जो कह रहे थे जी कि अधिकांश क्राइम जी की जड़ें जी जमीन पे आके रुकती है, जी, ये बात बिल्कुल सही है जी। और जमीन के झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि ब्लॉक लेवल पे हमारा प्रशासन बहुत लचर है, पहले भी था आज भी है, इसमें सुधार कोई विशेष नजर नहीं आता है जी। कंफ्यूजन वहीं ब्लॉक ऑफिस से, तहसील ऑफिस से शुरू होती है जी। अब जमीनों का ब्यौरा ऑनलाइन का प्रयास किया जा रहा है, फिर से सर्वेज हो रहे हैं जी। ये काम अगर दुरुस्त जितनी जल्दी हो जाए तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि क्राइम आधी हो जाएगी जी सारे प्रदेश में रातों रात। जी जी, नहीं बिल्कुल आधी हो जाएगी क्योंकि जमीनों के मामले बहुत ज़्यादा हैं और ये सभी लोग कहते हैं। उस पर जो कार्रवाई वाली बात हम कर रहे हैं वही तो महत्वपूर्ण है कि कभी भी जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, जो निचले स्तर के लोग हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है। आप पटवारी को तो सस्पेंड कर देंगे कि भाई आपने देखा नहीं, लेकिन आप भी तो ये देखिए कि जब आप अधिकारी हैं और आप लगातार जा रहे हैं, क्या और लोगों ने शिकायत नहीं की आप तक? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो जो कार्रवाई वाली बात है उसी पर सूर्य कुमार जी एक बात यही मैं आप ही के पास लेके आ रहा हूं क्योंकि ये भी एक बड़ी अहम बात है कि जो कार्रवाई है वो बड़े अधिकारियों पर कभी नहीं होती, चाहे वो पुलिस की बात करें हम और चाहे वो प्रशासन के अधिकारियों की बात करें। हमेशा आप क्या है कि सीधा कि एसओ सस्पेंड कर दो, सिपाही को निलंबित कर दो, उसके अनुसार ये नहीं हुआ। लेकिन जहां आपका अभी जिस जमीन की बात कर रहे हैं सुभाष जी, वो भी मैं आपके पास लेके आ रहा हूं कि एक जमीन की शिकायत पर जब आपको अपना हित होता है तो आप उस पर कार्रवाई तुरंत कर देते हैं और जब आपको लगता है तो आप बोल देते हैं कि प्रशासनिक मामला है, आप डीएम साहब से जाके मिलिए, हमारे इसमें कोई रोल नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि मामला किसी का भी हो, सही जानकारी प्रदेश के मुखिया तक जाए और उस पर सही तरीके से कार्रवाई हो। और अगर उसके अंदर दोषी बड़े अधिकारी भी हैं, जो खासकर अधिकतर मामलों में होता नहीं है, अगर वो भी हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कितना सही मानते हैं और कितनी बड़ी खामी उत्तर प्रदेश के अंदर है इस चीज को लेकर? जी बिल्कुल, बहुत सही और बड़ा प्रासंगिक बिंदु आपने उठाया है कि बड़े लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। आपने अक्सर सुना होगा जब भी कोई घटना होती है या कोई भ्रष्टाचार की समस्या होती है तो हरदम ये शासन से आदेश होता है कि फलाने कमिश्नर साहब जांच करेंगे, फलाने आईजी साहब जांच करेंगे। तो जो जांच करने वाले हैं तो वो नीचे वालों की ही तो जांच करेंगे और जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे, ये तो नहीं लिखेंगे मेरी गलती है। तो इसके कारण प्रायः ये हो जाता है कि जो नीचे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक और साफ कर दूं बात कि देखिए संख्यावार जो निचले कर्मचारी हैं उनकी संख्या हजारों में लाखों में है और ऊपर के अधिकारी डायरेक्ट काम नहीं करते, ज्यादातर काम तहसील लेवल, थाना लेवल, ब्लॉक लेवल पर होता है। तो ज्यादातर जो गलतियां होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, उनमें अधिकांश उस लेवल पर होती हैं। इसलिए जब जांच की जाती है तो कहीं न कहीं वहीं पर गड़बड़ी मिलती है। इसलिए भी ये घटनाएं
ज्यादा होती हैं कि दंड उस स्तर पर ज्यादा मिलता है। अब मैं उस बात पर आता हूं कि जमीन के झगड़ों के कारण बहुत ज्यादा दंगे फसाद, मर्डर, मारपीट गांव में होते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर सके। 112 नंबर की पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और वो कहते हैं कि भाई ये हमको लिखा तो है नहीं कि जमीन में किसकी जमीन है, मोहर तो लगी नहीं है, और वो लेखपाल मौके पर उपलब्ध तो है नहीं, वो आएगा तब तक पुलिस चली जाएगी। तो मेरा तो ये दृढ़ विश्वास है कि हम लोगों को हर पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी पर एक एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा देनी चाहिए कि जो मौके पर कागज लेके जाए और फैसला करे कि किसकी जमीन, ऑन द स्पॉट जस्टिस हो जाए और जिसी को कहेंगे जस्टिस एट डोर स्टेप। और एक और अनुभव से देखने में आया कि शहरों में प्रायः जो कत्ल हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, वो लेन देन को हो रही है, यानी कि फला के व्यापार का पैसा फलाने ने नहीं दिया। कई बार पुलिस उसको टरका देती है कह करके कि ये लेन देन का मामला है, आप सिविल कोर्ट में जाओ, और सिविल कोर्ट की हालत आप जानते हैं कि 20 साल मुकदमा चलेगा कि 30 साल, कोई भरोसा नहीं है। तो इस कारण आदमी मारने पर आबादा हो जाते हैं। तो इसमें बड़ी सुधार की जरूरत है कि हम हर मोहल्ले में, हर गांव में अपनी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको त्वरित करें। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि अगर त्वरित न्याय होने लगे तो क्राइम आधा रह जाए। और एक और बात कहूंगा कि जो भ्रष्टाचार की समस्या थी वो ऊपर के लेवल पर बड़ा कंट्रोल हुई है। ये स्वयं में बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री जी पर कोई इस तरह की उंगली अभी तक नहीं उठी, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के, प्रदेश के इतिहास को देखते हुए। लेकिन अभी भी निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं उनमें इस तरह की समस्या पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाई है। और इतना और कहूंगा कि जो समस्या मुख्य अब बची है, यद्यपि सरकार ने काफी कोशिश की है, लेकिन अभी भी जो बेरोजगारी की समस्या है, जिसमें तब तक क्राइम नहीं खत्म होगा जब तक हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक रोजगार न मिल जाए। और अगला कहूंगा कि अगर शराब बंद हो जाए, कई प्रदेशों में बंद हुई है, तो क्राइम आधा रह जाएगा। जितने जघन्य अपराध हैं, मैंने पुलिस के अनुभव से देखा, वो प्रायः शराब के नशे में होते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पर अब विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल विशेष ध्यान देना भी चाहिए। और शराबबंदी को लेकर बहुत सारी बातें हर जगह होती रहती है, लेकिन क्या वास्तव में शराबबंदी पर शराब बंद हो गई, यह भी अपना एक बड़ा सवाल रहता है। शायद वहाँ और ज़्यादा तस्करी जैसी घटनाएं सामने आने लगती हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हमारे सामने रहे हैं। प्रियंका राणा जी, अगर हम बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को लेकर कितनी बड़ी चुनौतियां अभी भी सरकार के सामने हैं, वो कैसे आप देखती हैं? जी देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, क्योंकि अभी आप देखें तो अभी भी वो जो राम राज्य वाला वादा किया गया था वो स्थापित नहीं हो पाया है। वो उसके कई कारण हैं, जैसे बेरोजगारी भी एक कारण है, बहुत सारी चीजें हैं, पहले से ही लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। और पुलिस की कमी होना, पुलिस बल की कमी होना, महिला जो कर्मी हैं उनको उनकी पुलिस बल में कमी होना, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, अब हर पुलिस स्टेशन के अंदर पिंक बॉक्सेस, स्कूल के अंदर आसपास पिंक बॉक्सेस लगाए गए हैं, जिसमें अगर आपको कोई कंप्लेंट डालनी हो, प्रशासन को देनी हो, तो आपकी वो सुनवाई होती है। कई जो है महिला पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर आप सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ढिलाई हो जाती है। कहीं कहीं पर जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो एफआईआर लिखने में देर कर देते हैं, और इसकी ढिलाई की वजह से जो अपराधी होते हैं उनके अंदर से खौफ खत्म हो जाता है। कई बार एफआईआर होने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से क्राइम करते हैं। पीड़िता को कई बार ऐसा हुआ, सड़क पर जिंदा जला दिया गया, उसको धमकी दी गई, उसके परिवार को खत्म कर दिया गया। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं और उनको देखना पड़ेगा कि इन चीजों से कैसे निपटा जाए। हालांकि महिलाओं को भी सशक्तिकरण किया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है, उनको उनके अधिकार बताए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा सामाजिक प्रेशर जो है, कई बार हम कितने सामाजिक दबाव के अंदर
घर वाले ही लड़कियों को मना कर देते हैं कि आप कंप्लेन मत कीजिए, आप चुप बैठिए, और उस चुप्पी की वजह से कई क्राइम और बढ़ जाते हैं। कई बार लड़कियां प्रताड़ित होती हैं और वो कहना चाहती हैं, कई बार थाने में भी जाती हैं, लेकिन समाज के दबाव से फिर वापस ले लिया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि उसी लड़की का बीच सड़क पर उसकी हत्या हो गई या उसके साथ और कोई अपराध हो गया। तो इस तरह की चीजें हैं, एसिड अटैक जैसी चीजें अक्सर सामने आती हैं, और वो इसीलिए आती हैं कि हम लोग जो महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं, घर वाले अपनी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको चुप करा दिया जाता है समाज के डर से कि भाई वो क्या कहेंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि समाज को साथ देना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ करके महिलाओं का साथ देना पड़ेगा, उनको उत्साह बढ़ाना पड़ेगा कि अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है, प्रियंका जी, सरकार को भी महिलाओं का विश्वास जीतना पड़ेगा, एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा सरकार को कि जिससे कि जिस तरीके की आप बातें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग खुलकर सामने आए, महिलाएं खुलकर सामने आए और बताएं कि हमारे साथ इस तरीके की घटना हुई है या हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, ये कार्य कहीं ना कहीं सरकार को करना होगा कि जो जिले स्तर पर या हम कहेंगे थाने स्तर पर इस तरीके का एक माहौल बने कि जहां महिलाएं या बच्चियां बेधड़क होकर अपनी बात कर सकें और उस पर कार्रवाई हो, और वो कार्रवाई एक तरफा ना हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर सारे बिंदुओं पर अच्छे से जांच पड़ताल करके रहो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे साथ। राकेश शुक्ला जी, एक अगर हम बात करें, अभी बहुत सारी चीजें आपके सामने आई है, मैं 2-3 विषय आपके सामने ला रहा हूं। एक कि रोजगार और अपराध, ये भी दोनों। दूसरा निवेश, और जिस आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, ये देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और योगी जी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं रोजगार, आप जरूरी नहीं है कि खाली सरकारी नौकरी एक रोजगार है, तो वो जो रोजगार है वो आप वहीं कुछ ऐसी स्थितियां लेके आए जैसे एमएसएमई में कुछ काम हो या कृषि में कुछ काम हो, उसे लेकर भी, क्योंकि ये भी अपराध के बहुत बड़े कारण है, उसे लेकर भी कितना कुछ हो सकता है, उससे अपराध किस तरह कम हो सकता है, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, अगर हम ये कहें कि वहां आज ही पूरा राम राज आ जाएगा तो ये तो संभव नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ संजय जी। राम राज की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है जी, क्योंकि राम राज का मतलब ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी राजतंत्र की थी। राम राज में जिम्मेदारी समाज के हर व्यक्ति ने निभाई, इसलिए राम राज्य कायम हुआ। और मुझे लगता है कि जो लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा मंत्र है। सुदूर देश के हर जिले में, जिले के अलग अलग गांवों में आप बिल्कुल ग्रास रूट पे देखेंगे तो हमारे यहाँ का प्रोडक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी बहुत बड़ी बाजार है, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार नहीं मिलने की वजह से ही वो प्रोडक्शन की पहचान नहीं बन पाई। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि आज वाराणसी की जो साड़ी है, वाराणसी की साड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बना चुकी है। आपके भदोही और मिर्जापुर का जो दरी और गलीचा है वो आपके व्हाइट हाउस की शोभा बढ़ा रहा है। फिरोजाबाद की चूड़ियों को जो भी विदेशी महिलाएं आती हैं वो शौक से पहनती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के प्रोडक्शन का कहीं डिमांड नहीं है, और लेकिन उसको जरूरत है एक नई पहचान देने की। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो वन प्रोडक्शन, वन डिस्ट्रिक्ट का जो एक नया काम शुरू किया गया है, वो आगे चल के मील का पत्थर साबित होगा। और देश में जो एक नया अभियान शुरू किया गया है आत्मनिर्भर भारत का और स्वावलंबन का, उसके लिए ये सारे के सारे प्रयास एक कड़ी के रूप में जुड़कर एक माला तैयार करेंगे। अब रही बात, इसमें आप देखिए कि ये स्वावलंबन और आत्मनिर्भर ये बड़े ऐसे शब्द हैं जिनको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। स्वावलंबन का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर के बेहतर या रचनात्मक चीजों को आगे लाएं, सामने लाएं, और जब आप रचनात्मक चीजों को सामने लाएंगे तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो सरकारी मशीनरी पर निर्भरता आपकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि
सरकार के ऊपर निर्भरता होने की बजाय हमें ये मानना चाहिए कि सरकारी मशीनरी एक टूल है और हमें उस टूल का इस्तेमाल करना है, उसी तरह जैसे रिंच, पाने, पेचकस होते हैं। तो हमें जहां आवश्यकता होगी वहां हम उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम उस पर डिपेंड नहीं होंगे कि नौकरी सरकार दे, खाना सरकार दे, जमीन सरकार दे, हमारा झगड़ा सरकार निपटाए। नहीं, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि माननीय नानाजी देशमुख ने चित्रकूट में इन सभी विषयों को लेकर प्रयोग शुरू किया और आज चित्रकूट के 500 से ज़्यादा गांव एक मॉडल के रूप में खड़े हो गए हैं, जो विवाद विहीन है, जो बेरोजगारी विहीन है और उन गांवों में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के कई काम किए गए हैं और ग्रामीण आत्मनिर्भर बने हैं, स्वावलंबी बने हैं। जो वनोपज है, उस वनोपज के जरिए जो वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ की युवतियां हैं और वहाँ के युवक हैं, उस वनोपज से वो लोग सामान का निर्माण करने के लिए जो आज केंद्र सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, मुझे लगता है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1996-97 में चित्रकूट में शुरू हो चुका था। आज आदर्श ग्राम की जो बात की जा रही है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो सांसदों को 1 या 2 आदर्श ग्राम तैयार करने की बात की गई, तो आज आपके चित्रकूट में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती 500 से ज्यादा आदर्श ग्राम मॉडल के रूप में खड़े हैं। और कहीं ना कहीं अपराध भी तभी रुकेगा, विषय है जिनको देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जी। तो हाँ, तो अपराध कब रुकेगा? जब हम स्वावलंबी हो जाएंगे, स्वावलंबन से आत्मनिर्भरता आएगी, तो अपराध कहाँ होगा? हमें अपने यहाँ काम मिलेगा, हम अपना काम स्वयं का करेंगे। तो जब हम अपने काम में जुट जाएंगे तो हमारी आपूर्ति होगी, जब हमारी जरूरतों और आपूर्ति का सामंजस्य हो जाएगा तो अपराध और बेरोजगारी ये दोनों कहीं ना कहीं मुझे लगता है खत्म होंगी इस देश में। और यही प्रयास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से किया जा रहा है। इसमें समाज की तरफ से यदि सहभागिता हुई और समाज की तरफ से यदि सहयोग हुआ तो मुझे लगता है ये सपना साकार होगा, ये देश अपराध मुक्त होगा, बेरोजगारी मुक्त होगा और नव भारत के निर्माण का सपना साकार होगा। नहीं, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी दूर होनी चाहिए और हमें आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए। अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत सारे विषय हैं, आज समय भी कम है। एक सवाल, क्योंकि 1 मिनट में मैं सुभाष झा साहब, क्योंकि समय बिल्कुल कम है और एकदम समाप्ति की ओर है, केवल इतना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कितने आवश्यक हैं उत्तर प्रदेश जैसी जगह? जी देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट उत्तर प्रदेश में हर जगह भर की तहसील नहीं, छोटे से ब्लॉक स्तर पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता है, ताकि पहले से इतने पेंडिंग केस पड़े हुए हैं कि अगर वो खत्म नहीं किया गया, अब जो जनसंख्या बढ़ी और फिर जो क्राइम बढ़ रहा है, फिर ये कहाँ जाकर ठहरेगा, हम ये नहीं कर सकते। इसलिए उसको तो हर हाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। दूसरा, दो काम सरकार को करने की जरूरत है। एक तो जमीन इंक्रोचमेंट कोई होगा, उस समय अधिकारी 20 साल पहले के हो, उनकी संपत्ति कुर्क होगी, अगर उनके रीजन में वो हुआ है तो इसके लिए आप जवाबदेह ठहराइए, थानेदार को जवाबदेह ठहराइए कि अगर मार्केट में कहीं इंक्रोच हुआ, कहीं हुआ तो उसके लिए आपकी जवाबदेही होगी, चाहे आप 10 साल बाद थाने में रहे हो। सरकार कोई आगे आप पर कार्रवाई करेगी। आप इतना कर दीजिए, देख लीजिए, आधा क्राइम खत्म हो जाए। नहीं, बिल्कुल, और क्राइम खत्म होना चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के हित में बड़े फैसले लिए हैं, इसका प्रभाव राज्य पर दिख रहा है। चर्चाएं खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।